चुनाव न है जैसे जंग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, बीरभूम और हुगली से आती तस्वीरें परेशान करने वाली, क्योंकि शुरुआती दौर में ही आप देख रहे हैं अभी लगभग सुबह 11 बजे हैं और उससे पहले ही कहीं बम की बरामदगी, कहीं पर उम्मीदवार की गाड़ी को घेरना, कहीं पर हिंसक झड़पें टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में। कूच बिहार के सीताल कुची में झड़प हुई है, कई लोग के जख्मी होने की खबर आ रही है और पुलिस को लाठी चार्ज करके स्थिति संभालने की नौबत आ गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस बार 8 चरणों में मतदान इसीलिए कराया गया था ताकि हिंसा ना हो, लेकिन चौथे चरण में जब आज 44 सीटों पर वोटिंग है तो देखिए किस तरह की तस्वीरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करनी पड़ रही है। चाहे कूच बिहार जहां पर कोहराम हुआ, आप देख रहे हैं गोली बम, बीरभूम में बम की बरामदगी हुई जिसको फिर फोड़कर डिफ्यूज किया गया। इधर हावड़ा में संग्राम हुआ है, पंजीवाड़ा में थानेदार की हत्या की खबर है। ये बिहार से आए थे यहां पर पूछताछ के लिए, पीट कर मार डाला थानेदार को। और इधर हुगली का हंगामा आप देख रहे हैं जहां पर लॉकेट चैटर्जी उम्मीदवार है जो कि दरअसल सांसद है, लेकिन इस बार वो त्रिशूल सीट से चुनावी मैदान में है विधानसभा चुनावों में, और उनकी गाड़ी को घेर लिया गया। वहां पर भी लाठीचार्ज करके लोगों को हटाना पड़ा। ये बवाल और ये हिंसा एक बार फिर ये इशारा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर जो राजनीतिक हिंसा का इतिहास रहा है वो रह रहकर अलग अलग दौर में, मुझे लगता है अभी तक के जितने फेजेस हैं उसमें ये वाला दौर सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है। अगर आपके साथ मैं शशि जी शुरुआत करूं तो झड़पों की खबरें आ रही थी, लेकिन इस बार मामला बड़ा आक्रामक लग रहा है 44 सीटों पर। इलाके भी वैसे हैं अगर हम देखें तो। देखिए, चुनाव आयोग के इस दावे की और इस जुगत की धज्जियां उड़ गई हैं कि उन्होंने इतना लंबा चुनाव इसलिए रखा 2 महीने का ताकि वो हर जगह उस पर सिक्योरिटी की व्यवस्था कर सके। और यहाँ चुनाव आयोग को ये सोचना होगा कि बहुत ज्यादा जब आप तनाव बढ़ जाता है तब भी विस्फोट होता है। अब आप इस तरह गर्मी में और कोरोना में इतना लंबा चुनाव कराएंगे और कराते ही चले जाएंगे। अब अगला फेज, कुल आज 40 सीटों का चुनाव है, तब ये हाल है। तो आप पूरे प्रदेश का करते तो क्या होता? तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो फेल हो गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अभी आज तक के एक इम्पैक्ट की चर्चा करना चाहूंगा। हम लोगों ने चर्चा की थी प्रशांत किशोर के ट्वीट की, आपके सवाल से थोड़ा इतर है, लेकिन चूंकि हमने चर्चा की थी इसलिए बोलना चाहिए। हमारी चर्चा के कुछ ही मिनट बाद प्रशांत ने ट्वीट किया, और जयंतो घोषाल को भी दिखा देना चाहिए, क्योंकि शशि शेखर जी और जयंतो घोषाल ने एक सुर में कहा कि इस पर प्रशांत किशोर को सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। तो और वो ट्वीट आ गया उनका, और उनका ट्वीट आ गया और उन्होंने अपनी बात को तो ये कहा कि मेरे सिलेक्टिव वर्ड्स को बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, लेकिन उन्होंने ये भी बड़ी आखिरी लाइन में बड़ी शिद्दत से कहा कि वो 100 सीट बीजेपी टच नहीं कर पाएगी, अपने इस दावे पर कायम है। तो चलिए एक ट्विस्ट आता है इससे चुनाव। हाँ, लेकिन वो ट्विस्ट जो कोई नहीं चाहता वो आज हम देख रहे हैं जमीन पर। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत हम सभी के साथ करें, आइए जल्दी से आपको इंद्रो की रिपोर्ट दिखा देते हैं। उस वक्त मौजूद थे जब गाड़ी घेरा गया था लॉकेट चैटर्जी का। हम लोग चुचुड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं बीजेपी के सांसद लॉकेट चैटर्जी जो इस बार उम्मीदवार है उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि दूर हटे। अब महिलाएं और इस इलाके में जो लोग हैं वो लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी जो सिक्योरिटी तरह से लॉकेट चैटर्जी को यहाँ से निकाला जाए। लेकिन आप देख सकते हैं लॉकेट चैटर्जी का जो गाड़ी है, जो काफिला है, उसको यहाँ पे बिल्कुल रोक दिया गया है, वो निकल नहीं सकते। आपने कि तृणमूल के समर्थक जो है, जो तृणमूल के समर्थक है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। तृणमूल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ, लाठीचार्ज हो रही है। ये देखिए लाठीचार्ज हो रही है। जो सेंट्रल फोर्स है, जो सेंट्रल सिक्योरिटी है लॉकेट चैटर्जी के, वो इस वक्त लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनको निकालने की कोशिश हो रही है। तो लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ तृणमूल के जो समर्थक हैं वो इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी के खिलाफ इस वक्त तृणमूल के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और लॉकेट चैटर्जी खुद गाड़ी में है, देखिए, और किस तरह से लाठीचार्ज अभी किया गया है। लॉकेट चैटर्जी से बात करने की कोशिश करेंगे। महिला लोग वोट कर रहा था टीएमसी का वोट देने के लिए, मैंने पकड़ लिया है हाथों में, इसलिए मुझे पीटा गया, मारा गया।
लॉकेट चैटर्जी का कहना है कि यहाँ पे हंगामा इस वक्त चूचड़ा विधानसभा क्षेत्र में। और देखिए ये देखिए लाठी लेके लॉकेट चैटर्जी के जो सिक्योरिटी है वो किसी न किसी तरह से इनको यहां से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बीरभूम की तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बॉम्ब मिलने के बाद उसे डिफ्यूज किया गया है। सवाल यही है कि जिंदा बॉम्ब, और ऐसे ही कई जगहों पर बुलेट्स आप देख रहे हैं। सवाल यही है कि इस तरह की हिंसा और इसके साथ ही शुरुआत चौथे दौर में ये होना किस तरह के संकेत है। और ये सवाल हमेशा जो राजनीतिक हिंसा का जो रक्त चरित्र कहा जाता है उसमें अब पत्थर चरित्र भी हो गया है, डंडा चरित्र भी हो गया है और ये बॉम्ब चरित्र भी आप देख रहे हैं। ये अपने आप में क्या इलेक्शन कमीशन के उन तमाम दावों को कि हम 8 फेजेस में करा रहे हैं, इस बार हिंसा नहीं होगी वो, लेकिन सवाल ये भी है कि परिस्थितियां किस हद तक नियंत्रण में है। अगर नहीं होता ऐसा तब क्या हालत होती, क्योंकि इस बार आर पार की लड़ाई आप देख रहे हैं। ये देखिए कूच बिहार की तस्वीरें अब मेरे साथ। कूच बिहार में तो टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और जो हीटेड आर्गुमेंट, मतलब गुस्से जैसे जंग हो, इस तरह की वहां पर आपस में लड़ाई हो रही है। गड़बड़ियों को लेकर वोटिंग के दोनों शिकायत करते हैं। अच्छा, आपने लॉकेट चैटर्जी को देखा, टीएमसी वाले वहां पर कह रहे थे कि आप हुगली में, उनका ये कहना था कि लॉकेट चैटर्जी हर जगह जाके लोगों को भड़का रही हैं। तो ये एक अजीब सी जंग दोनों पार्टियों में, और जब जब वहां पर इस तरह की टक्कर होती है। एक बार फिर से जरा बाली चलते हैं। बाली में हावड़ा की ये सीट है और अनुपम आपके पास आते हुए, ये संजय जी बता रहे थे पिछली बार कम वोटिंग हुई थी और यहां से अगर मैं सही हूं तो डालमिया, वैशाली डालमिया वो इस बार चुनावी मैदान में है और जगमोहन डालमिया की बेटी है जी, वैशाली डालमिया, वो हमारे साथ राज तिलक के शो में भी आई थी। एन वक्त पर जरा नाम याद करने में टाइम लग गया। वैशाली डालमिया शो में भी आई थी राज तिलक में जब हमने हावड़ा में किया था। उनकी किस्मत, अच्छा वो भी एक टर्नकोट है जो टीएमसी से यहाँ पर आई है। तो ऐसे लोगों पर लोगों का भरोसा, विश्वास और वहां की कतार सब दिखाई। अनुपम जी बिल्कुल अंजना, मैं सबसे पहले तो कतार दिखाता हूं और कतार लंबी कतार है, भीतर तक जा रही है। ये बाली का बेलूर बॉयज स्कूल है और इस वक्त जो सुरक्षा कर्मी है वो यहां पर घूम घूम के देख रहे हैं कि क्या स्थिति है। फोर्स का अच्छा खासा इंतजाम किया गया है। बूथ के भीतर भी सुरक्षा कर्मी है, बूथ के बाहर पुलिस है और लगातार क्विक रिस्पॉन्स टीम जो है वो घूम रही है। और हावड़ा में बता दूं आपको, नंदीग्राम की तर्ज पर, नंदीग्राम में जिस तरह एक स्पेशल ऑफिसर दिया गया था, आईपीएस ऑफिसर, उसी तरह उसी तर्ज पर हावड़ा में भी स्पेशल ऑफिसर दिया गया है। तो क्योंकि हावड़ा में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर हिंसा हर बार होती है चुनाव के दौरान, लेकिन इस बार ये जो बाली विधानसभा क्षेत्र है, बाली विधानसभा क्षेत्र एक समय सीपीएम का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में टीएमसी ने सीपीएम के उस गढ़ को तोड़ा। वैशाली डालमिया पिछली बार यहीं से विधायक रही लेकिन टीएमसी के टिकट पर रही और इस बार उन्होंने चुनाव से कुछ पहले ही अपना पाला बदला और टीएमसी से बीजेपी में आई। तो इस वक्त यहाँ पर वो पुरानी विधायक है लेकिन पार्टी बदल चुकी है। वोट चल रहा है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। टीएमसी के अलावा अगर सीपीएम की यहाँ पर बात करें, जो सीपीएम का एक समय गढ़ था, यहाँ पर सीपीएम की दीपशिता धर को चुनाव लड़ाया गया। दीपशिता धर एक बड़ा चेहरा है, सीपीएम का युवा चेहरा है, एसएफआई की नेता है। तो इस लिहाज से अगर हम यहाँ पर बाली में देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन अगर दक्षिण बंगाल की बात करें, चाहे हावड़ा, हुगली या दक्षिण 24 परगना हो, तो यह ममता बनर्जी का दुर्ग कहा जाता है। तो ये चुनाव 44 सीटों का जो हो रहा है, ये ममता बनर्जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन 44 सीटों पर जो तय होगा वो आने वाले जो चुनाव है, चरण है 4, उनमें दिशा तय करेगा। बिल्कुल। प्रभु चावला जी, वापस जरा हिंसा की, अनुपम आप बने रहिए, हम लौटते रहेंगे आपके पास। हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद है, जिसके बाद में जो है तो आपके पास भी आऊंगी और तमाम मेहमान जो स्टूडियो में है। ये जो हिंसा की तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस पर चर्चा हो रही थी। आपने कहा और सही है कि कोविड पर भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि हम 8 फेज में करा रहे हैं, 30-30, 40 सीट पर, जहां पर तमिलनाडु, केरल, सब जगह एक बार में चुनाव खत्म। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह से हिंसा हो रही है तो क्या कहा जाए? अब मैं से पूछ रहे हैं? जी प्रभु जी। हाँ, फिर हिंसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वेस्ट बंगाल चुनाव की हिस्ट्री है, वहाँ हिंसा होती है। पर सवाल जो आपने उठाया कि जब सारे प्रदेशों के अंदर चुनाव समाप्त हो गया तो जितनी भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेज आपने
लगा रखी थी, उनको आप यहाँ मूव करके कम से कम चुनाव का चरण जो है कम 8 से 6 कर सकते थे। पिछली बार 7 में हुआ था, इस बार 8 में कर दिया। ये जो चुनाव की प्रक्रिया बढ़ाए ना, इससे ये होता है कि आउटसाइडर चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे तृणमूल कांग्रेस के हों, चाहे लेफ्ट के हों, उनका मौका मिल गया कि सब जगह से छोड़ करके वो आते जाते रहे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर मूव करते रहते हैं। आज 44 सीटों पर जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर लेफ्ट भी बहुत स्ट्रांग है, जैसे अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट हो रही है। पर सवाल ये कि इलेक्शन कमीशन ने किस बेसिस के अंदर 8 फेजेज के अंदर चुनाव किया। उनका ये कहना था कि वायलेंस हो सकती है। जब आप असम में खत्म कर दिया, आपने केरला में खत्म कर लिया, तमिलनाडु में खत्म कर दिया, जो आपके पास एक्स्ट्रा पुलिस फोर्सेस थे उनको आप पोस्ट कर सकते थे। उसका फायदा होता या ना होता ये दूसरी बात है, कि जो लगा रखी है उनका फायदा भी अभी नहीं हो रहा है, कि वायलेशन कोड ऑफ कंडक्ट का हो रहा है, सब जगह होता है। इलेक्शन कमीशन को सोचना होगा कि टेक्नोलॉजी की टाइम पर जहां ड्रोन आपके पास अवेलेबल हैं, हेलीकॉप्टर आपके पास अवेलेबल हैं, खर्चे की कोई लिमिट नहीं है, वहां पर आप मौका दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को कि अपनी मोबिलाइजेशन बढ़ाते रहें। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी में अगर सारी जगह इकट्ठा होता, 44 की जगह 88 में होता, तो लगता नहीं कि आपको कम मोबिलाइजेशन होगा। ये 44 में जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके पास हथियार हैं, जिनके पास और भी चीजें हैं, वो सारे के सारे हर पार्टी के मूव दूसरे क्षेत्र के अंदर चले जाएंगे। तो मोबिलिटी ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, एग्रेसिव एलिमेंट्स को मध्य रखते हुए चुनाव आयोग ने वो काम नहीं किया। तो चुनाव आयोग के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनको सोचना होगा कि 1952 से लेकर के 1990 तक एक ही दिन में सारे देश के अंदर चुनाव हो जाता था। अब 2020 के अंदर, 21 के अंदर आप 8-8 फेज में चुनाव कराते हैं। इसका रिफ्लेक्ट करता है कि टेक्नोलॉजी जो हमारे पास जो है उसका प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। हम पॉलिटिकल पार्टीज को एक तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जितनी बार ज्यादा फेजेज में होगा उतना खर्चा भी बढ़ेगा। तो इलेक्शन सस्ता होना चाहिए, फेयर एंड फ्री होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की सारी स्ट्रैटेजी अपने प्रिंसिपल के खिलाफ काम कर रही है। उनको सोचना होगा कि चुनाव जल्दी कैसे खत्म हो और फ्री और फेयर का हो, और वायलेंस जो वोटिंग जो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है उसके खिलाफ 2-4 कैंडिडेट को आप डिस्क्वालीफाई करिए ना। हाँ। तभी पता लगेगा। प्यूनिटिव एक्शन जो है, डेटरेंट एक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन ने आज तक किसी के ऊपर नहीं लिया। ये इलेक्शन कमीशन की मजबूरी समझ लीजिए, मजबूत नहीं है, मजबूर है इलेक्शन कमीशन, इस वक्त ऐसा लगता है। टूथलेस बॉडी, ये तमाम सवाल इसीलिए उठते हैं क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, फिर ये तस्वीरें देखिए बंगाल की, कैसे मुमकिन हो पाएगा? इलेक्शन कमीशन का एक स्ट्रांग होना ऐसे के लिए बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं आप सबसे एक ही सवाल पूछूंगी, छोटे छोटे रिएक्शन लूंगी कि आखिर ये हिंसा का चक्र क्यों नहीं रुकता है? जयंतो जी आपके पास, लेकिन आने से पहले सीधे मौसमी सिंह के पास चलते हैं। अपने रिपोर्टर्स जल्दी दिखाइए, सबसे एक बार ग्राउंड रिपोर्ट ले ली जाए। मौसमी सिंह, सिंगूर में क्या चल रहा है? आपके साथ एक व्यक्ति भी दिख रहे हैं। अंजना, नाक और साख का सवाल है सिंगूर की लड़ाई ममता बनर्जी के लिए, और ये नाक का सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि मास्टर मुशाय 89 इयर्स के मास्टर मुशाय जो 4 बार विधायक रह चुके हैं तृणमूल कांग्रेस से, हमारे साथ बैठे हुए हैं रविंद्रनाथ भट्टाचार्य, वो अब भाजपा के पक्ष में है और तृणमूल को चुनौती दे रहे हैं। मास्टर मुशाय से ही पूछते हैं, दादा एखाने के जीतबे? I hope that I shall win from Singur as an MLA, being the candidate of MLA of Bharatiya Janata Party. आपको गद्दार कहा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि आप गद्दार हैं, उन्हीं ने आपको चुनाव जिताया था। नहीं, हम गद्दार नहीं है। I left Trinamool Congress only for their reckless corruption in the party, and I protested the corruption and illegal process. They treated me as an enemy and insulted me in every way. ममता बनर्जी जितनी बारी आई हैं आपके खिलाफ कुछ नहीं बोली, शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम में कई बार बोली, पर आपके मौसमी में आऊंगी। मास्टर मोशाय, देखिए उम्र के इस पड़ाव में टीएमसी से बीजेपी में चले गए और इन पर टीएमसी वाले हमला कर रहे थे, उनसे बातचीत आप सुन रहे थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, क्योंकि बिहार के पुलिस अधिकारी की बंगाल में जो हत्या हुई है, सोचिए पीट कर हत्या कर दिया, अपराधियों ने थानेदार को पीट कर मार डाला है। ये खबर बड़ी होती जा रही है। बंगाल में अपराधियों को पकड़ने गए थे थानेदार
और ऐसे में एक थानेदार जो बिहार के थे बंगाल जाते हैं, वहां पर पंजीपड़ा इलाके में उनकी हत्या कर दी गई पीट पीट कर। हमेशा ऐसी परिस्थितियां रहती हैं, जो आप देखें तो बिहार और बंगाल जो सीमा है वो कॉमन है, और ऐसे में अगर बदमाश इधर से उधर भाग जाते हैं या उधर से इधर आते हैं तो अक्सर पुलिस एक राज्य की दूसरे में जाती है वहां पर अपराधी को पकड़ने के लिए। लेकिन इसका क्या अर्थ है कि थानेदार को वहां पर पीट पीट कर मार डाला। और ये तस्वीरें, इस तरह की हत्या, जयंत घोषाल, मैं चाहती हूँ आप ही के साथ शुरुआत करूं। हर कोई हैरान है इस खबर को देखकर, मतलब, और ये हमेशा होता है। बंगाल के अधिकारी भी बिहार बंगाल को जो जानते हैं, समझते हैं, ऐसे में एक अधिकारी यहां से जाते हैं और पीट पीट कर जयंतदा उनकी हत्या कर दी गई है। शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। शशि शेखर जी, देखिए, ये एक बहुत खराब बात इसलिए है कि पुलिस वाले जब किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो उनको वहाँ की पुलिस का कोई सहयोग नहीं मिलता। मैंने कई बार देखा है कि राजस्थान की पुलिस उत्तर प्रदेश आई, उत्तर प्रदेश वाले मध्य प्रदेश गए और वहाँ पर उनके ऊपर या तो केसेस लगा दिए गए या पुलिस की संरक्षण और सहमति में ही वहां के अराजक तत्वों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। तो एक फेडरल पुलिस का सिस्टम चूंकि इंडिया में उस तरह से नहीं है और कानून व्यवस्था स्टेट का सब्जेक्ट है, तो ये दिक्कतें बहुत आती हैं। बंगाल में चूंकि अभी चुनाव चल रहा है और चुनाव के समय में फिर मैं चुनाव आयोग की बात करूंगा, इस समय कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के हाथ में है, तो वो और सीमाएं ऐसे में सील कर दी जाती हैं, बहुत ज्यादा चौकसी बढ़ा दी जाती है सीमाओं पर। और जिस समय ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हो कि एक पार्टी बिहार से गुंडे ला रही है, तब यदि बिहार से पुलिस वाला जाता है और उसकी पीट पीट की हत्या कर दी जाए तो मुझे ये बहुत शर्मनाक नजर आता है। सवाल ये है संजय जी और विनोद जी कि आपने इतने लंबे वक्त तक ये चुनाव रख दिया। आप सोचिए कि कब से चल रहा है और इतने दौर में, और आप डे टू डे जो क्राइम अफेयर्स है उनको आप कैसे हैंडल कर पाएंगे? अब ये बंगाल पर कैसे रिफ्लेक्ट करता है संजय जी? नहीं, देखिए, बार बार ये होता है, आप मल्टी फेज इलेक्शंस क्यों कराते हैं? रैशनल ये कहा जाता है कि अलग अलग फेज में हम सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग अलग जगहों पे मूव कराएंगे, इसी के लिए अलग चरणों के बीच में कुछ दिनों का गैप होगा। हाँ। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी है जिसको इलेक्शन कमीशन को ध्यान रखना चाहिए कि अगर झड़पें जब पहले फेज में होते, देखिए आज चौथा फेज है और आप भी जिस बात का जिक्र कर रही थी अंजना जी की चौथे फेज में झड़पें ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं, और मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें आते आते तक ये झड़पें और तेज होंगी, क्योंकि जो कुछ भी मनमुटाव और जो लड़ाई झगड़ा जो पहले दूसरे फेज में हो रहा है, तो लोग कहते हैं अच्छा अगले फेज में इसका हिसाब हम चुकाएंगे। तो ये लंबे फेज का एक ये भी नुकसान है जिसको आगे से जब इलेक्शन कमीशन मल्टी फेज इलेक्शन कराने की सोचे तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। हाँ, विनोद जी। नहीं, मैं संजय जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ। जिस तरह से जब मल्टीफेज इलेक्शन होता है तो आप ये कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के मूवमेंट में सुविधा होती है, तो उसी तरह जो एंटी सोशल एलिमेंट है उनकी रीग्रुपिंग भी आसानी से हो जाती है। जब एक फेज में मान लीजिए 2 फेज में 3 फेज में इलेक्शन होगा तो वो भी स्कैटर्ड रहते हैं, और जैसे ही आपने कम सीटें कर दी, फेज बढ़ा दिए, तो उसी तरह उनका कंसंट्रेशन भी उस इलाके में बढ़ जाता है जहां चुनाव हो रहे हैं। तो इसका नतीजा एक ये भी होता है कि जब भी मल्टीफेज इलेक्शन होते हैं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ जाती हैं। जो संजय जी ने कहा कि निश्चित रूप से पिछला हिसाब चुकाने का मौका उनको आगे मिल जाता है। मान लीजिए 3 फेज में इलेक्शन हो जाता, 4 फेज में, तो जल्दी निपट जाता और उस तरह से वो फिर आगे हिसाब चुकाने की नौबत नहीं आती। और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को जो है इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और खासकर संबंधित राज्य के अधिकारियों से ज्यादा फीडबैक लेना चाहिए। होता क्या है कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है उसके जो अधिकारी होते हैं शायद उनको हर राज्य का उतना अनुभव नहीं होता है वहां की परिस्थितियों का, तो इसलिए जो स्थानीय अधिकारी उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और मुझे लगता है कई बार चुनाव आयोग में सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि जब आप लंबा चुनाव कराते हैं तो जो राज्य की मशीनरी है उसमें व्यापक उलटफेर तो होता नहीं है। व्यापक उलट आपने डीजी बदल दिया, मान लीजिए आपने चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, लेकिन नीचे के अफसर वही रहते हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से उनकी अपनी एलिजेंसेस होती हैं और वो उसी हिसाब से काम करते हैं। एक अज्ञात व्यक्ति की इस हिंसा में मौत हो गई है। कूच बिहार में जो झड़प हुई थी इसमें बताया जा रहा है चौथे दौर की जो ये वोटिंग हो रही है, कई जगहों पर हिंसा की खबर है और कूच बिहार में ही बताया जा रहा है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सितालकुची में झड़प और एक की मौत, एक अज्ञात व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। झड़प और लाठीचार्ज, झड़प इस हद तक कि लाठीचार्ज की नौबत आई। हुगली में लॉकेट चैटर्जी बीजेपी की उम्मीदवार है, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है।
उसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे और इसी के साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कूच बिहार की। इस वक्त आप सोचिए बीरभूम में लाइव बॉम्ब बरामद किया गया जिसको बाद में फोड़कर डिफ्यूज किया गया। ये हालत है आज चौथे चरण में और जिसका जिक्र हम कर रहे थे। इससे पहले के 3 चरणों में इस तरह की हिंसा की खबरें झड़पों की आ रही थी, लेकिन ये परिस्थितियां, ये देखिए, ये लॉकेट चैटर्जी की कार की तस्वीरें हैं जो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया था। हुगली में वो त्रिशूल से इस बार चुनावी मैदान में है और ये वो लाइव बॉम्ब आप देख रहे हैं जिसे बाद में फोड़कर बीरभूम में डिफ्यूज किया गया है। ये तस्वीरें हिंसा की हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी। जयंतो घोषाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुपम मिश्र के पास चलते हैं। अनुपम, ग्राउंड से जल्दी से अपडेट दीजिए हमारे सहयोगियों, जो तमाम सहयोगी हैं अलग अलग जगहों पर हैं, उन सब के पास हम चलेंगे, लेकिन बाली से शुरुआत कर रहे हैं। और अब पूरा ये देखिए, अपने आप में बाली सीट बहुत ही दिलचस्प होता है। लगभग मुझे लगता है 1-2 महीने 3 महीने पहले एक बयान आया वैशाली डालमिया का, जिसमें यह साफ हो गया कि वो टीएमसी से उनका मन टूट रहा है। उसके बाद वो बीजेपी में चली जाती हैं और बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है। जगमोहन डालमिया का एक पूरा वहां पर एक लेगेसी है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। चुनौती दिलचस्प है, लेकिन इसी के साथ जो टर्न कोट्स हैं, जो टीएमसी से पाला बदल के बीजेपी में आए हैं, उन सब की एक पूरी लड़ाई की कहानी है जो यहाँ बिवाली में देखी जाएगी। जी बिल्कुल अंजना, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आ रहा है कूच बिहार से माथा भांगा में, जहां पे केंद्रीय बलों ने गोली चलाई है, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। आखिर गोली चलाने की घटना क्यों हुई है, किस वजह से गोली चलानी पड़ी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि वहाँ पे केंद्रीय वाहिनी की ओर से गोली चलाई गई है और काफ़ी अशांति हुई थी, वहाँ पर हंगामा चल रहा था, इसी वजह से वहाँ गोली चलाई गई है। फिलहाल ये खबर कूच बिहार से आ रही है, बड़ी खबर। और अगर बाली की अगर मैं आपको बात कहूँ तो जाहिर तौर पर 3 महीने पहले ही वैशाली डालमिया ने साफ कर दिया था, जिस तरह से उन्होंने असंतोष दिखाना शुरू किया टीएमसी के कामों से, खासतौर पर सवाल उठाना शुरू किया, तो तभी से साफ हो गया था कि वो टीएमसी छोड़ने वाली हैं। और चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने टीएमसी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गई और उसी के बाद यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बदलना शुरू हुआ। और खासतौर पर इस सीट की अगर मैं बात करूँ तो बाली जो विधानसभा क्षेत्र है, एक समय सीपीएम का गढ़ माना जाता था। पश्चिम बंगाल में 2 जगह हैं, एक बर्दवान और एक बाली, जो सीपीएम के गढ़ में तब्दील थे, गढ़ माना जाता था। पिछले 10 सालों में सीपीएम के गढ़ को तोड़ने में टीएमसी ने कामयाबी हासिल की। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर काफी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग वोट दे रहे हैं? विकास, सड़क, पानी, रोजगार। तो ठीक है, लेकिन यह सबसे बड़ी बात है जो इंडस्ट्री है ना, वो पूरा पहले से जमाना से अभी तो कुछ है ही। तो हम लोग ठीक है अनुपम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। इससे पहले जरा तस्वीरें हम दिखा दें। ये लॉकेट चैटर्जी वाली तस्वीरें हैं जब वो कार से निकल रही थी, उनकी कार को घेरा गया और ये उसी वक्त का बवाल है, आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह की जद्दोजहद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ रही है। जब शीशा ही कार का टूट गया हो तो आपको वहां खुद खड़े होकर ढाल बनना पड़ता है। उम्मीदवार उस कार में मौजूद थे। उसी दौरान देखिए लाइव तस्वीर है ये, जिसमें आपको दिखेगा कैसे वो शीशा देखे लाइव टूटा। उस वक्त कैमरा आज तक का वहीं पर मौजूद था और ये पत्थर मार के उसे तोड़ दिया। उनको ढाल बनना पड़ रहा है फिजिकली। बिल्कुल अच्छा करने के लिए लेडी सिर्फ एक सैलरी पेंशन नहीं जीवन और उसी में सारी जिंदगी होप किए हुए। बिल्कुल, हम लोग जो दूर से तमाम देख रहे हैं, खबरों को समझ रहे हैं, लेकिन सोचिए उस सिपाही के लिए जो वहां पर सुरक्षा कर्मी जो मौजूद है, उसके लिए कितनी बड़ी जंग होती है इस तरह की हिंसा को संभालना। फिजिकली जब इतने सारे लोग, आपके ही देशवासी आप पर टूट पड़ रहे हैं, गुस्सा समझ में आता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार और ये वो हिंसा का रिकॉर्ड है जिसको लेकर हमेशा पश्चिम बंगाल पर सवाल खड़ा होता रहा है। लेकिन अब
उस खबर का रुख करते हैं जो आज सबसे विस्फोटक साबित हुआ है, कम से कम राजनीतिक हलकों में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का मतदान जारी है। लेकिन ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर के एक ऑडियो टेप को लेकर नया तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर की कथित बातचीत जारी की है। प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के साथ ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक फोन कॉन्वर्सेशन की तरह है, और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोदी लोकप्रिय है, बीजेपी को मतुआ का वोट मिल रहा है, टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अमित मालवीय का दावा है कि आवाज प्रशांत किशोर की है। तो प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी को चुनौती दे डाली है कि वो पूरा ऑडियो रिलीज करे। 100 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी, ये दावा उन्होंने फिर से किया है। आइए पहले आपको सुना देते हैं इस ऑडियो टेप में क्या बातचीत है, क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha. लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा, भाई ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो पूरी बातचीत हमने आपको सुना दी ताकि आप समझ जाएं कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चर्चा आज सुबह से हो रही थी, जिस पर कमेंट हमने सभी एक्सपर्ट से लिया था। जयंतो घोषाल जी, पिछली बार आपकी आवाज नहीं आई थी, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए इस पर प्रशांत किशोर का जवाब आया है कि पूरा ऑडियो टेप आप रिलीज कीजिए और 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। आपने और शशि शेखर जी ने आज तक पे कहा कि उनको बोलना चाहिए, बोल दिया। देखिए, लोकतंत्र में मतलब स्पष्टीकरण जरूरी होती है, और जो बोले हैं अच्छी बात है कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। लेकिन अभी आपने जना जी जो हम लोगों को सुना है, मतलब ये जो टेप से जो पता चला, उसमें भी प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अभी भी प्रशांत किशोर जी कह सकते हैं कि ये ऑडियो टेप कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले जानकारी ये जरूरी है कि और क्या क्या प्रशांत किशोर जी बोले हैं। वो तो प्रशांत किशोर जी खुद ज्यादा बोल सकते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी बात है, जब क्लाइंट लॉयर रिलेशनशिप होते हैं ना, लॉयर एक क्लाइंट के पास सबसे पहले बोल देते हैं कि ये केस बहुत कठिन है। अगर आप कहेंगे कि ये केस बहुत इजी है, तो वो क्लाइंट के पास वो लॉयर का कोई भाव नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो प्रशांत किशोर शुरू से ही ममता जी को कह रहे हैं कि ये लड़ाई इस बार कठिन है। और भाजपा कहाँ था, अभी भाजपा मेन प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो दूसरी बात है, चुनाव के नतीजे आने के पहले, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी पीके प्रधानमंत्री जी के बहुत तारीफ करते हैं कि पॉपुलर है और उनके बहुत इन्फ्लुएंस हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो एक न्यूट्रल व्यू भी होता है कि तृणमूल कांग्रेस के कोई एमपी एमएलए नहीं बोल रहे हैं, वो तो सर्वे कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है वो बोल रहे हैं। लेकिन पब्लिक होना, स्ट्रेटेजीज की बातें ये प्रशांत किशोर खुद नहीं किए हैं। तो इसमें भी जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना कि साम दान दंड भेद, अभी ये इस लड़ाई में सब कुछ हम देख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का ये ऑडियो टेप कैसे लीक हुआ, ये प्रशांत किशोर को ही मतलब बोलना चाहिए कि उसके बारे में। मुझे लगता है प्रशांत किशोर, अभी मैंने पता चला कि डेरेक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा। लेकिन इसी में एक और ऑडियो टेप का हिस्सा है
जिसमें लाइव बातचीत करने के दौरान ही एक पत्रकार जानकारी दे देती है कि हमारी इस बातचीत का स्क्रीनशॉट किसी ने पोस्ट कर दिया है फेसबुक पर, और यह दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हार वो स्वीकार कर रहे हैं। तो इस बातचीत के अंत होते होते जानकारी पहुंच गई थी कि यह बातचीत का एक स्क्रीनशॉट किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है। अब क्या उसमें फिर यह चर्चा भी होती है कि क्या हम ही में से कोई एक पत्रकार है जो लीक कर रहा है, फिर एक बंधु कहते हैं कि नहीं सबको शामिल कीजिएगा तो ये खतरा रहेगा ही, फिर एक बंधु कहते हैं कि कहीं सबकी बातचीत तो नहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो पूरा सब कुछ हो रहा है और सब कुछ लाइव हो रहा है। किसने लीक किया, क्या किया, उसके लिए तो इंतजार करना होगा और पता नहीं, शायद पता चल पाए ना चल पाए। लेकिन सबसे कमेंट लेते हुए विवेक अग्निहोत्री जी, जब हम लोग अगर हम देखें तो माफ कीजिएगा विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी जब बिहार के चुनाव थे तब लालू और नीतीश के लिए रणनीतिकार थे, तब कोई ऐसा ऑडियो टेप वगैरह नहीं निकला था। लेकिन इस बार हुआ है, वोटिंग डे पर हुआ है, इसलिए सब कह रहे हैं, और जो उनका है वो दावा यही है कि बीजेपी ने रिलीज किया है। लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंस करेगा आज के वोटर को, ये इंपॉर्टेंट है। तीन बड़ी चीजें जो वो कह रहे हैं, मतुआ समुदाय, दलित समुदाय कह रहे हैं कि सब बीजेपी के साथ है पूरा, और तीसरी बड़ी बात कह रहे हैं हिंदू वोट तो वो कह ही रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। देखिए अंजना, मैंने पहले भी कहा था कि 3-4 दिन पहले जब मेरी बात हुई थी प्रशांत किशोर से, तो उन्होंने यही सब कहा था मुझसे भी लगभग, फिर अपनी बात कही थी कि हम कहां भारी हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के पक्ष में ये फैक्टर हैं, मोदी की लोकप्रियता जबरदस्त है, ध्रुवीकरण है, सर्टन सेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। ये भी उन्होंने कहा था कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन जो है वो मेजॉरिटी बीजेपी के साथ है, लोकसभा में काफी हद तक जो है चला गया था। मतुआ संप्रदाय का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी, ये सब बोला था उन्होंने। और ये भी कहा था कि लेकिन हम लोगों ने उसके बाद आगे जो कहा था कि हमने पिछले 1.5 साल में काफी रीच आउट किया है उनके, उसमें उनके तमाम ग्रीवांसेस हमने दूर किए हैं। फिर उन्होंने महिलाओं का फैक्टर बताया, माइनॉरिटीज का फैक्टर बताया, और इस हिसाब से फिर अपना पक्ष बताया। तो कुल मिलाकर जो पूरी बातचीत की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि बाद में वो भी कह रहे हैं मैं अभी अपने दावे पर कायम हूं, तो मैं तो ये कहूंगा आज तक के माध्यम से प्रशांत किशोर जी को ही वो पूरी चैट लीक कर देनी चाहिए। बीजेपी करे ना करे, खुद रिकॉर्ड किया होगा तब तो लीक करेंगे ना सर। रिकॉर्ड किया होगा, खुद रिकॉर्ड किया होगा तब तो लीक करेंगे, सब करते हैं। लेकिन उसके कई हिस्से हैं जो वायरल हो रहे हैं अलग अलग मुझे लगता है प्रशांत किशोर या उनके किसी मित्र उसमें बात करते करते ही सारे बंधु परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि किसी ने डाल दिया है, बीजेपी तो करेगी, बीजेपी ने तो स्ट्रेटजी के तौर पर किया है, तो बीजेपी कह रही है कि प्रशांत, माफ कीजिएगा, टीएमसी के एक जो एंटी पीके ग्रुप है वो कह रहा है कि वो मोल है बीजेपी के। संजय जी, लेकिन मैं वापस बड़े इशू पर चुनाव से रिलेट करके इसको आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भ्रमण भी किया है बंगाल का और आप डेटा को भी अच्छी तरह से समझते हैं। क्या वाकई मतुआ समुदाय और दलित समुदाय में बीजेपी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है? और उन्होंने तो लास्ट में दलितों के लिए कहा कि नहीं वो तो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं सारे। देखिए, सिर्फ उसी बात को नहीं, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा, जिस टेप की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जो मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे भी ऐसी चीजें दिख रही हैं ग्राउंड पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, बिल्कुल पॉपुलर है। अगर कंप्लीट स्विंग ऑफ मतुआ एंड दलित वोट टू बीजेपी, क्या ये है? हाँ, अब जो दूसरी बात है कि मतुआ समुदाय और दलित समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। अब जब हम कहते हैं बहुत बड़ा हिस्सा, ये बड़ा क्या है? 40%, 60%, 80%? लेकिन अब ये प्रतिशत के खेल में अगर हम ना जाएं, लेकिन निश्चित रूप से उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के 60-70% के आसपास आप लगभग ऐसा हम मानते हैं। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं लौट रही हूं उस पर। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सितालकुची में 4 लोगों की मौत की खबर है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, कंफर्म हो गई ये खबर। कूच बिहार के सितालकुची में 4 लोगों की मौत की खबर है। वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा, कूच बिहार की तस्वीरें जो सामने दिख रही थी तो झड़प की, लेकिन ये केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 की मौत हुई है। ये दावा बंगाल पुलिस के सूत्रों का है। अभी पूरी तस्वीर आने के लिए देखिए, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से अभी तक जो जानकारी है वो बता दें एज इट इज। सबसे पहली बात, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस का दावा है कि केंद्रीय बलों की तरफ से फायरिंग की गई है और उसमें 4 लोगों की मौत हुई है। रोहित सिंह कूच बिहार से हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव है हमारे साथ। वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही है। रोहित, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या जानकारी पहुंच रही है? 4 लोगों की मौत।
जी अंजना, देखिए सुबह से ही आज जब से वोटिंग शुरू हुई है, खासकर कूच बिहार में, वहां पर सुबह से ही हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और शीतलकुची जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से सबसे ज्यादा जो है हिंसा की खबरें आई हैं। और जानकारी हमें सुबह से ही मिली थी कि तृणमूल और बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग बूथ के आसपास थे, वो उनकी आपस में भिड़ंत हो गई। काफी ज्यादा हिंसक भिड़ंत हुई क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में भी कि दोनों तरफ से जो लोग थे उनके हाथों में लाठियां, रॉड और उस तरीके से डंडे थे उनके हाथ में। और कई लोग इस जो हिंसक झड़प में जो है वो घायल भी हुए। और इसी हिंसक झड़प में जो अब जानकारी मिल रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के जो कुछ जवान वहां पे मौजूद थे, हालात पर नियंत्रण पाने के लिए उनको भी हरकत में आना पड़ा क्योंकि हिंसक भीड़ ने जो खबरें आ रही हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी जो है हमला बोला, जिसके बाद उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा और फिर फायरिंग की घटना हुई जिसमें 4 लोगों की जो है मौत की खबर आ रही है। और बहुत सारे इलाके हैं विधानसभा कूच बिहार में जहां से सुबह से ही लगातार हिंसक झड़प की खबर जो देखने को मिल रही है। और शीतलकुची जो है सबसे डिस्टर्ब एरिया अभी तक जो है, जो सुबह से हम देख रहे हैं, वो माना जा रहा है, जहां पर 4 लोगों की अब हिंसक झड़प में मौत होने की खबर भी आ रही है। अंजना, बिल्कुल, और 4 लोगों की मौत की खबर। लेकिन ये खबर कंफर्म कीजिए रोहित कि क्या वाकई ये जो हिंसा हो रही है उसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है डायरेक्टली? ये देखिए तस्वीरें हमने देखी है। तस्वीरें जो मैं जिस पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूँ 265 नंबर ये पोलिंग बूथ है जो शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और जो हिंसा की सबसे ज्यादा तस्वीरें आई थी वो इसी पोलिंग बूथ के बाहर से आई थी। तृणमूल और बीजेपी के जो कार्यकर्ता भिड़ गए थे, उसके बाद हमने तस्वीरें भी देखी है कि उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी हालात पर नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था वहां पे जो लोग जो हिंसा कर रहे थे। तो ऐसे में हालात वहां पर तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। और अब जो जानकारी आई है जो पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कि इस घटना में जो है 4 लोगों की मौत भी हो गई है। अंजना, बिल्कुल 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। रोहित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या आसपास कोई हरकत इस वक्त वहां पर भी हो रही है? जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हिंसक झड़पें हुई थी, जबरदस्त हिंसा की खबर ये कूच बिहार से आ रही है। बीरभूम का पूरा इलाका हमने आपको दिखाया। बीरभूम में देखिए कैसे एक जिंदा बॉम्ब मिलने के बाद उसको डिफ्यूज किया गया। दूसरी तरफ हुगली में त्रिशूल सीट से है लॉकेट चैटर्जी, उनकी गाड़ी को घेरा गया। लेकिन ये तो कूच बिहार की खबर है। मैं रोहित आपके पास लौट रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हिंसक झड़पों की खबरें अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस हद तक बेहिसाब हिंसा की खबर आ रही है, उसका अंदाजा लगाइए कि 4 लोगों की मौत हो गई है कूच बिहार में।